अब देखो मैंने आपको बात की थी कि अपन राष्ट्रपति की शक्तियों पे चर्चा कर रहे हैं ना, और राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने कार्यपालिका जो शक्ति है वो पढ़ ली, विधायी शक्तियां हैं वो पढ़ ली। ये दो मैंने आपको बता चुकी हूं, ये पार्ट 3 में कवर था, ये 4 में कवर था। ठीक है, अब अपन पार्ट 5 पढ़ेंगे आपकी अन्य जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, अन्य शक्तियां शुरू करते हैं। मेरा केवल पढ़ाने पे फोकस रहेगा आप सबको अभी, तो कोई कमेंट वगैरह कुछ हो तो जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस जो है वो लास्ट में, जब मैं कहूं कि हाँ आप बताओ क्वेश्चंस क्या पूछना चाहते हो, उस वक्त आप मुझे क्वेश्चंस बताओ तो मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दूंगी। ठीक है ना, अभी मैं आपको केवल पढ़ाऊंगी तो केवल पढ़ो अच्छे से। अब देखो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हो गई, सॉरी राष्ट्रपति की जो है, अब अपन अगली जो शक्ति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब हुआ राष्ट्रपति की वो शक्तियां जो न्यायालय से संबंधित होती हैं। राष्ट्रपति की वो शक्तियां जहां कहीं ना कहीं न्यायालय का संबंध राष्ट्रपति के साथ होता है वो कहलाती है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में समझो, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124, जिसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। समझो, नियुक्त राष्ट्रपति करेगा और शपथ भी उन्हें कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाता है। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। अब देखो दूसरा अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 कहता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, उन्हें हटाएगा भी राष्ट्रपति संसद की अनुमति से। ठीक है, उन्हें नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा, उन्हें हटाएगा भी अंतिम रूप में राष्ट्रपति। परंतु एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या? उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? जो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। दो चीजें ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, परंतु शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल। किसको? उच्च न्यायालय को। आगे समझो, अगला जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 बिल्कुल आप जो कह रहे हैं न्यायिक शक्तियों में जो अनुच्छेद 72 है, 72 है, अपन उसकी चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहो। उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए मैं लास्ट में ले रही हूं। अभी जो शॉर्ट पॉइंट्स है मैं आपको वो समझा रही हूं केवल। ठीक है, ये नियुक्ति है, ये उच्च न्यायालय की नियुक्ति है। ये अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी मामले पर या किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकते हैं। तो परामर्शीय क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में? 143 में। राष्ट्रपति न्यायालय से परामर्श मांगता है कौन से अनुच्छेद में? 143 में। ठीक है, डाउट क्लियर? अब आगे पॉइंट समझो, यहां लिखा है, दो पहलुओं पर चर्चा मैं आपको यहां कर रही हूं। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूं, शायद नीचे काफी चला जाएगा। इसको समझ लिया? ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे पॉइंट पर अच्छे से चर्चा करते हैं। देखो अनुच्छेद 143, ध्यान रखना रिट के बच्चे, ये रिट में क्वेश्चन आया है, कांस्टेबल में नहीं, शायद किसी अन्य कोई एग्जाम थी जिसमें एक बार क्वेश्चन अनुच्छेद पूछा था। मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगी क्या था। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। और रिट एसएसटी का बच्चा है वो थोड़ा सा ध्यान से रखे। पिछले साल शायद जो पिछली जो एग्जाम हुई थी 2017 वाली, उसमें इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन था। बच्चा कंफ्यूज कहां हुआ मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब देखो अगला, देखो अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 क्या कहना चाह रहा है? 143, जैसे कि आपने अभी देखा कि राष्ट्रपति किसी भी मामले में
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, परामर्श ले सकता है, ये बात इसमें लिखी है। अब इस पहलू को आपको दो हिस्सों में पढ़ना है। जो सबसे महत्वपूर्ण और इकलौता पहलू है वो ये है, और इस पहलू को बाद में जोड़ा गया। देखो, ये कहता है कि किसी भी मामले में, किसी भी विवाद या किसी भी मामले में राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, अब इससे परामर्श मांगी, समझो, मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब अगर मैं राष्ट्रपति और आप न्यायाधीश, तो मैंने आपसे कोई चीज पूछी, आपने मुझे उस पर परामर्श दी कि मैडम ऐसे कर लो, तो परामर्श मानना या न मानना मेरी मर्जी, मानो तो मेरी मर्जी, न मानो तो मेरी मर्जी। ठीक है, राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू समझाया मैंने ये पॉइंट। न्यायाधीश परामर्श माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी, मतलब परामर्श दे तो उसकी मर्जी और न दे तो उसकी मर्जी। और राष्ट्रपति परामर्श माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी। कहने का मतलब क्या है? कहने का क्या मतलब है आपके यहाँ, इस पॉइंट को समझो। राष्ट्रपति न्यायाधीश को परामर्श देता है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को परामर्श देता है, न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, और न ही राष्ट्रपति परामर्श मानने हेतु बाध्य है। ये सिंपल सा पॉइंट है। अब देखो दूसरे पॉइंट में इसमें बाद में प्रावधान जोड़ा। क्या कहा कि 1950 से पूर्व, क्या कहा? 1950 से पूर्व, 1950 से पूर्व अगर कोई संधि व समझौते, संधि व समझौते से संबंधित, संधि व समझौते से संबंधित अगर कोई भी विवाद है, संबंध किससे होना चाहिए? कोई भी 1950 से पहले, मतलब 1950 से पूर्व में, 1950 से पहले कोई संधि हुई है, कोई समझौता हुआ है, उस संधि व समझौते से संबंध में राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श मांगेगा। न्यायाधीश परामर्श देने हेतु बाध्य होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति परामर्श मानने हेतु बाध्य नहीं होगा। इस पॉइंट को समझ लो, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। कोई भी अगर सामान्य विवाद होते हैं कोई भी, तो उस पर परामर्श दे तो उसकी मर्जी, न दे तो उसकी मर्जी, माने तो उसकी मर्जी, न माने तो उसकी मर्जी। परंतु अगर 1950 से पहले कोई संधि हुआ है, कोई समझौते हुए हैं, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश से परामर्श मांगता है, उस संधि और समझौते पर परामर्श मांगता है, तो न्यायाधीश उस संधि और समझौते पर परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, उसे परामर्श देनी होती है, पर राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब एग्जाम में ध्यान क्या रखना है आपको? हाँ बिल्कुल शारदा, राम राम। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? इस पॉइंट का ध्यान ये रखना है कि एग्जामिनर अगर ये लिखे कि संधि व समझौते से संबंधित अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगे, तो अगर लिखे ना तब आपको कहना है बाध्य। अगर कोई भी अगर संधि समझौते की बात नहीं करी है, तो आपको कौन सा नियम लागू करना है? ये वाला लागू करना है। मैं आपको इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस पॉइंट को समझ लिए, इस पॉइंट को समझे। अनुच्छेद 143 ये कहता है। अब अपन अगली न्यायिक शक्ति की बात करते हैं, बिल्कुल जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि मैडम अनुच्छेद 72, 72, बिल्कुल अनुच्छेद 72 की बात करते हैं। अनुच्छेद 72, 72 क्या कहता है? जैसे कि आप सबने पढ़ा है, क्षमादान, दया याचिका, बिल्कुल ये यही है। क्षमादान कह सकते हो, दया याचिका कह सकते हो। अनुच्छेद 72 के आधार पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के आधार पर राष्ट्रपति को सजा से संबंधित कुछ शक्तियां प्राप्त या प्रदान है, प्राप्त है। कितनी शक्तियां हैं? 5 प्रकार की अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें बच्चों ने केवल 3-4 चीजें ही पढ़ी होंगी कि मैडम राष्ट्रपति सैन्य अदालत में हस्तक्षेप कर सकता है, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम या माफ कर सकता है।
मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझा देती हूँ, क्योंकि जैसे कोई ग्रेड में एसएसटी का हो बच्चा, या कोई फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो, या आरएस का स्टूडेंट हो, या आईएएस का स्टूडेंट हो, तो उनको थोड़ा सा क्या डिटेल में पढ़ाना ही पड़ता है। देखो आगे देखो, इसमें सबसे पहली चीज समझो, 5 कौन सी है? पहली है क्षमादान। क्षमादान में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास में, जो आपकी राष्ट्रपति के पास में अगर कोई याचिका आती है, चलो इसको थोड़ा सा मैं बेसिक से समझाती हूं, यहां नहीं रुकूं, इसको बेसिक से समझो। देखो होता क्या है, सेशन कोर्ट है, ठीक है, आपके ये जिले स्तर पर सेशन कोर्ट होते हैं। किसी व्यक्ति ने सेशन कोर्ट में कोई सजा दी, वो व्यक्ति असंतुष्ट हुआ, तो हम सबको पता है वो कहां जाएगा? उच्च न्यायालय में जाएगा। उच्च न्यायालय से असंतुष्ट व्यक्ति कहां जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। और मान लो सर्वोच्च न्यायालय में उस व्यक्ति को सजा, या तो फांसी की सजा दे दी या कोई अन्य सजा हो गई, ठीक है, फांसी की सजा दे दी या कोई अन्य सजा हो गई। अब यहां आगे समझने वाला पॉइंट क्या है, वो व्यक्ति अब कहां जाएगा? अब वो व्यक्ति अपनी दया याचिका लेकर कहां पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, ठीक है। दया याचिका कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है कोई गलती कर दे, ठीक है, क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, पर भगवान नहीं है, या कह सकते हैं वो भी गलती वो भी उनसे भी हो जाती है गलतियां, ठीक है। यहां राष्ट्रपति उस पहलू पर फिर चर्चा करता है। अगर उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, तो वो क्षमादान के आधार पर उसे या तो सजा कम कर देते हैं, या उसे पूर्णतः माफ कर देते हैं, या कोई अन्य विशेष परिस्थितियों में भी आप यूं कह सकते हो सजा को कम किया जा सकता है, अन्य कोई भी विशेष परिस्थितियां। तो ये समझ में आया? मान लो कि इस तरह, या आप कह सकते हो कि किसी की याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी, जरूरी नहीं है इस तरह हो, सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुनाई हो तो भी व्यक्ति अपनी दया याचिका या जो भी क्षमादान है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर करता है, पत्र लिखकर करता है। अब इसमें खास बात क्या है, क्षमादान जो है वो राष्ट्रपति की सविवेक शक्ति नहीं है, ठीक है, सविवेक शक्ति नहीं है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति क्षमादान मतलब अगर किसी का पत्र आया राष्ट्रपति के पास कि भाई मुझे ये फलाना सजा हुई है, मुझे इस पे माफी चाहिए, अब उस माफी का जो पत्र है, उस माफी के पत्र में राष्ट्रपति 4 दिन में, 5 दिन में, 6 महीने में, साल में, कितने समय में हस्ताक्षर करे इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। देखो, तो आपके यहां पहला पॉइंट आपने देखा कि राष्ट्रपति को क्षमादान दया याचिका के आधार पर 5 प्रकार के शक्ति के माफ करने के तरीके हैं, यूं मान सकते हो। राष्ट्रपति 5 प्रकार से दया याचिका या क्षमादान करता है, जिसमें अगर सबसे पहले की बात करते हैं तो क्षमादान। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं होगा तुम लोगों को कि भाई अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट कोई सजा देती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम है देने वाला, अब अंतिम सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सजा दी, अब उस व्यक्ति को अभी भी संतुष्टि नहीं है कि मैंने गलती नहीं की, या फिर मुझे सजा कम मिलनी चाहिए थी, मुझे 15 साल की सजा मिली, मुझे 10 साल की सजा मिली, इतना बड़ा मैंने अपराध ही नहीं किया। उस परिस्थिति में जो है वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास में अपनी दया याचिका या क्षमा याचिका लेकर जाता है। उस क्षमा याचिका पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करे इसकी कोई भी अनिवार्य कोई भी बाध्यता नहीं है, ठीक है। समय कितना हो कोई जरूरी नहीं है, 1 महीने 4 महीने, जब मर्जी हो तब हो सकता है। किसी की याचिकाएं 10-10 साल 20-20 साल पेंडिंग पड़ी हो, ये भी तो है। अब देखो यहां क्षमादान सबसे पहली शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी सजा को किसी भी रूप में हो चाहे उसे पूर्णतः माफ कर देगा, क्षमादान। दूसरा पॉइंट समझो, वो क्या है? लघुकरण। लघुकरण में समझना क्या होता है। लघुकरण ये प्रकृति है, एक तरह से कह सकते हो, ये एक प्रकृति है, ये एक प्रकृति है, नेचर। लघुकरण कहता है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन, ये कहता है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन होगा। क्या कहता है? सजा की प्रकृति मतलब आप यूं समझो कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी,
अब फांसी की सजा की बजाय मैं उसकी प्रकृति चेंज करके ये कह दूं कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, तो फांसी की प्रकृति को मैंने क्या किया, आजीवन कारावास में बदल दिया। तो सजा की प्रकृति में परिवर्तन होता है, सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती है, ध्यान रखना, समय होता है। मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं अगला जो पॉइंट लिखवाऊंगी ना, परिहार, अगला जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगी परिहार, इस अगले पॉइंट के अंदर परिहार में सजा की अवधि में परिवर्तन होता है, कमी होती है एक तरह से, अवधि में परिवर्तन। इसमें क्या होगा, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां प्रकृति में परिवर्तन होता है परंतु अवधि में परिवर्तन नहीं होता, इसमें अवधि में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता। बच्चा कंफ्यूज रहता है यहाँ पे कि मैडम यहां अवधि मतलब एक व्यक्ति को अगर 10 साल की सजा मिली है तो मैं कह सकती हूँ उसको कम करके हम 5 साल कर सकते हैं। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रकृति वैसी की वैसी रहेगी सजा की, ठीक है, परंतु उसकी अवधि क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे। चौथा, विराम समझ लेते हैं पहले, चलो विराम। विराम, विराम में क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में, विराम में क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित कर दिया जाता है। कोई भी विशेष किसी को सजा मिली हो, कोई विशेष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें वह उस सजा, ये कह सकते हैं कि यूं समझो कि अगर किसी व्यक्ति को सजा दी और बाद में पता चला कि फांसी सजा किसी को देने वाले कि भाई इस समय पर उसको फांसी होने वाली है, कुछ समय बाद पता चला, हाँ क्षमा, अब कुछ समय बाद उसको ही पता चला कि भाई कुछ समय बिल्कुल जिससे ही फांसी होने वाली थी वैसे पता चला कि इस व्यक्ति के निर्दोष होने के भी कुछ सबूत सामने आए हैं, तो वहां क्या होगा, राष्ट्रपति उस फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगा, ठीक है। तो यहां क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में सजा को स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित होती है, खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना। पांचवा है प्रविलंब। प्रविलंब में क्या होता है, इसमें विशेष परिस्थितियों में सजा को, परिस्थितियां कैसे होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों में सजा को माफ कर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियां जैसे आप यूं कह सकते हो कि महिला गर्भवती है या कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, लगभग उसके जीवन के 5-10 दिन ही बाकी है, महीना भर ही बाकी है, ठीक है, उसने अपना 10 साल जेल में व्यतीत किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति को, ऐसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों को रियायत दी जा सकती है और उन्हें सजा से मुक्त किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की प्रकृति है, ध्यान रखना। कांस्टेबल और पटवार में और रिट में फिर भी इतना एग्जाम में ये पॉइंट टच नहीं करेगा, आपको मैं कह रही हूँ। आरएस दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, ग्रेड दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, या कोई भी अदर हाई लेवल की एग्जाम दे रहे हो जिसमें पॉलिटी है, राष्ट्रपति है, तो उसमें हो सकता है आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाए, ठीक है। आगे देखो, क्षमा हो गया, क्योंकि इसी पॉइंट के साथ में आपकी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बस आपको न्यायिक शक्तियों में 4 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन कौन से अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, 124 सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति, 217 उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति, 143 परामर्श और अनुच्छेद 72 क्षमादान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं अगली शक्तियों की बात करूंगी, वो शक्तियां हैं वित्तीय शक्ति। अगली शक्तियों की बात करूंगी और वो शक्तियां कैसी हैं, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियों का मतलब है वो शक्तियां जिससे राष्ट्रपति, यूं कह सकते हो वो शक्तियां जिसमें राष्ट्रपति का कोई ना कोई संबंध हो, ठीक है। आगे देखो, मतलब पैसे से क्या संबंध है राष्ट्रपति का, देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो आप यूं कह सकते हो कि धन विधेयक। अब मुझे पता है मोस्टली बच्चों का एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैडम धन विधेयक क्या है, ये समझा दो, ये समझ में भी नहीं आता। साधारण क्या है, धन क्या है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होती है, होते क्या है। तो टेंशन मत लो, संसद पढ़ाऊंगी तो पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगी, अभी केवल इतना समझ लो। एक बिल होगा
बिल होता है, पेपर होता है, विधेयक होता है, उस विधेयक की हमने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। अलग अलग कैटेगरी में जैसे साधारण भी है, धन भी है, वित्त भी है, ठीक है। अभी अगर आप ये देख लो कि संचित निधि से कोई खर्चा हो या संचित निधि में पैसे आने की बात हो या कोई खर्चे की बात हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? धन विधेयक कहेंगे। हाँ बिल्कुल, काफी बच्चों का जवाब आ रहा है 110 बिल्कुल आप सही पॉइंट पर हो, निश्चिंत रहो, गलत नहीं है। समझो, धन विधेयक में क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी पूर्वानुमति देगा। कल अपन ने विधायी शक्तियों में भी चर्चा की थी इस चीज की कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी पूर्वानुमति देता है, मतलब विधेयक को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, अपनी अनुमति देता है कि हाँ बिल्कुल, उसके बाद उसे संसद में रखा जाता है। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक जो है वो संसद में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट अपन इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में अब एक शब्द लिखती हूं, बजट, ठीक है, जिसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बजट की जगह आपको शब्द काम में कौन सा लेना है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द को ही काम में लिया। ध्यान रखो, हम लोग बजट इतनी बार काम में लेते हैं, बजट शब्द को इतनी बार काम में लेते हैं, बजट हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि बजट, पर बजट शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आप ये कह सकते हो आपके संविधान में अनुच्छेद 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में आय व व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाएगा। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखा जाता है। आगे देखो, तीसरा पॉइंट इसका अपन करते हैं चर्चा में। अब इसको तीसरे पॉइंट को समझने के लिए एक पॉइंट समझो। दो तरह की तिजोरी है, एक को आप कहते हो संचित निधि और एक को आप कहते हो आकस्मिक निधि। दो तरह की तिजोरी निधि, दो तरह की तिजोरी है। तिजोरी कैसी है? दो तरह की है, एक संचित निधि है और दूसरी क्या है? आकस्मिक निधि है। अब देखो, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है। अब इस संचित निधि में इसका अगर जो अनुच्छेद है वो आपको कौन सा मिलेगा? 266। इसके लिए आपको अनुच्छेद कौन सा मिलेगा? 267। ये इसके अनुच्छेद है। होगा क्या? संचित निधि में पैसा किसका आता है? आम जनता का, टैक्स के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, फीस के रूप में पैसा संचित निधि में। मतलब आप जो भी पैसा गवर्नमेंट के देते हो ना, वो कहां जाएगा? संचित निधि में जाता है। जनता के लिए कोई योजना हुई या सरकार का कोई अन्य खर्चा हुआ, वो भी कहां से होता है? संचित निधि से। यूं समझ लो, धन विधेयक का पूरा संबंध किससे है? धन विधेयक का मैंने अभी समझाया ना, आपको यहाँ पैसे आने या खर्च होने की व्यवस्था को आप एक शॉर्ट में समझाया, डिटेल में अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो धन विधेयक का पूरा संबंध संचित निधि से है। अगर संचित निधि से पैसा निकालना है या उसके डालने के कोई अन्य प्रावधान करने हैं, तो आपको क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक लाना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसा डालती भी जनता है, निकाला भी जनता के लिए जाता है, खर्च भी जनता के लिए होता है या सरकार के कोई अन्य खर्चे हैं, ठीक है। उस आधार पर ये जो है संचित निधि, इसका पूर्ण तरह से नियंत्रण लोकसभा, और अगर लोकसभा में भी अच्छे से चर्चा करें, संसद, और संसद में भी अच्छे से चर्चा करें, तो किसके हाथ में होगा? लोकसभा के हाथ में होगा। संचित निधि का नियंत्रण संसद, जिसमें लोकसभा के हाथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनता, मैं फिर समझा रही हूं, जनता से पैसा आता है, जनता के लिए खर्च होता है। तो लोकसभा कहां से आती है? लोकसभा भी जनता से ही आती है। अब देखो, आकस्मिक निधि, अब होगा क्या? इस धन विधेयक से तो पैसा तब निकलेगा ना जब संसद में क्या चलेगा? जब संसद में क्या चलेगा? जब संसद में सत्र चलेगा। अब संसद में सत्र नहीं चल रहा, परंतु पैसा चाहिए। परंतु क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए तो अब क्या किया जा सकता है?
यहां से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि संचित निधि से पैसा तब निकलेगा जब धन विधेयक तब रखेंगे जब संसद होगी, सत्र होगा, सत्र नहीं तो धन विधेयक नहीं तो संचित निधि से पैसा भी नहीं। अब पैसा चाहिए। अब पैसा अगर अचानक चाहिए तो कौन सा व्यक्ति है जो हर वक्त मौजूद होता है, और वो है राष्ट्रपति। यूं समझ लो कि अगर आपको विशेष परिस्थितियों में पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आकस्मिक निधि से केवल और केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सकता है। विशेष विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सकता है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? आकस्मिक नाम से पता चल रहा है, एक्सीडेंटल, विशेष वो क्या है? राष्ट्रपति। संचित निधि किसके हाथ में? संसद के हाथ में। और अगर सदन पूछ ले तो लोकसभा के हाथ में। ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, हम गौर नहीं करते हैं नहीं। तो आपका बिल्कुल यह अनुच्छेद क्या कह रहा है? अनुच्छेद क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के नियंत्रण में केंद्र की, राष्ट्रपति के नियंत्रण में केंद्र की आकस्मिक निधि, जिसका उल्लेख कहां मिलेगा? अनुच्छेद 267 में। जिसका उल्लेख कहां मिलेगा? अनुच्छेद 267 में होती नियंत्रण आकस्मिक निधि, केंद्र की आकस्मिक निधि होती है। पॉइंट समझ में आया? राष्ट्रपति के नियंत्रण में केंद्र की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 होगी। आगे देखो, चौथा बिंदु वो क्या है? आपके यहां राज्य व संघ, राज्य व संघ में वित्तीय विवरण, राज्य व संघ में, राज्य व संघ में वित्तीय विवरण, राज्य व संघ में वित्तीय विवरण, या कह सकते हो वित्तीय बंटवारा, आप यूं कह सकते हो। वित्तीय बंटवारा जो है वह एक मिनट, बंटवारा वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो आपके यहां संघ को, राज्य को जो पैसा आया है उसे किस हिसाब से बांटा जाएगा, कितना कितना होगा? तो संघ और राज्य के मध्य जो पैसों की लेन देन है, जो वित्त का लेन देन है, जो वित्त का लेन देन है, वो वित्त का लेन देन जो है वो कौन करेगी? वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा। आप यूं कह सकते हो अनुच्छेद 280 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 280 के द्वारा संघ और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारे की बात वित्त आयोग करता है, और उस वित्त आयोग को, इस वित्त आयोग को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति गठित करेगा। जितने भी वित्त आयोग है वो 5 वर्ष के लिए गठित होते हैं। गठित करने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। गठित करने वाला कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अब ये 4 पॉइंट आपके वित्तीय शक्तियों के क्लियर। ठीक है, फिर एक बार पूरा एक साथ देख लो ताकि याद रहे आसानी से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, मेरा हमेशा फोकस रहेगा आपको बार बार रिवीजन करवाने पर। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बच्चों को भी सबको यही कहती हूँ और आपको भी कह सकती हूँ कि आप 2 का पढ़ा आपको सबको याद है, रीजन। या कोई गाना होता है, कोई भी गाना हो, जैसे कि अभी राजस्थान में से गजबन, अब उस गाने को किसी ने याद नहीं किया, पर वो याद है सबको। ट्यून चली नहीं, अपन वर्ड गाने शुरू हो जाते हैं। रीजन इसके पीछे, क्योंकि वो इतनी बार दोहराया कि दिमाग में फिट हो गया। अब ये चीज इतनी बार दोहराओ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। बच्चे को याद नहीं होता, रटना याद करना नहीं होता है। याद तब होगा जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे। बच्चा यहां से पढ़ लिया, ये नोट्स लिया, वो गाइड लिया, ये गाइड लिया, बस इतना पता होना चाहिए कि एक सही किताब और उसको 10 बार पढ़ो। मैं कभी मेरे बच्चों को ये नहीं कहती ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो ना। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं आपको जो बुक्स बताऊंगी शायद वो आपके रिट है, पटवार है, कांस्टेबल लेवल ही नहीं हो। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, मोर्नियन त्रिवेदी है, अच्छी बुक्स है, फड़िया एंड फड़िया है, अच्छी बुक्स है। उन बुक्स को अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो मुझे पता है मेरे बच्चों का समय कितना खराब होगा। इसलिए उन बुक्स में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो शॉर्ट फॉर्म में मैं लेकर आ रही हूं। एक ही जो सही किताब हो,
एक किताब को, चाहे आपने कोई भी गाइड ली हो, चाहे आपने बुक ली हो, दोनों में अंतर होता है। गाइड अलग होती है, बुक अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, गाइड बुक भी होते हैं, मैं समझ गई, पर मेरा समझाने का मतलब है कि जो एक ऑथराइज जो बुक्स होती है, एक गाइड वाली जो बुक होती है, उन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। गाइड में आपको सारे समाकलन एक साथ मिल जाता है। मैं बच्चों को कभी प्रीफर नहीं करवाती, बट आप कोई भी कुछ भी कोई भी किताब लो, ऑथेंटिक है ना, तो उसको बार बार पढ़ो प्लीज। किताब मत चेंज किया करो, 1000 बार नोट्स मत बनाया करो। मैंने देखा है बच्चा एक बार पढ़ता है फिर लिखता है, दूसरी बार लिखता है फिर लिखता है। मैं कहती हूँ एक बार नोट्स बनाओ, इतने शानदार बनाओ कि आपके उन्हीं नोट्स से सिलेक्शन हो जाए, प्लीज, ठीक है ना। चलो बाद में मैं रिपीट करने पे जोर देती हूँ, तो याद तब होगा जब रिपीट होगा। बच्चे कहते हैं आपको याद कैसे है। मैं ये बच्चों को हंसी मजाक में एक बात कहती हूँ कि जितने समय संविधान बनने में नहीं लगाना, उससे दुगुना समय मुझे इसे पढ़ाते हुए हो गया। तो मुझे चीजें जो है वो इतनी बार पढ़ाई कि वो रिपीट होते थे। अब नींद में भी कोई पूछे ना, तो आर्टिकल और क्या प्रावधान है वो याद हो जाते हैं। बता देती हूँ रीजन, रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। आप भी इसे बार बार रिपीट करो मेरे साथ में, तो याद हो जाएगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। धन विधेयक की पूर्व अनुमति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप बजट कहते हो, वह जारी रखा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में संसद की आकस्मिक निधि होती है अनुच्छेद 267 के आधार पर। राज्य व संघ में वित्तीय बंटवारे के लिए केंद्र वित्त आयोग, कह सकते हैं राष्ट्रीय वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। ये राष्ट्रपति की आपकी वित्तीय शक्तियां हो गई। अब वित्तीय शक्तियों के बाद में अपन चर्चा करते हैं अन्य शक्तियों पर। वित्तीय शक्तियों के बाद अपन चर्चा किसकी करेंगे? अन्य शक्तियों पर। अन्य शक्तियों में सबसे पहला पॉइंट समझो, राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है। 3 सेना कौन सी है? जल थल वायु। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे देश अगर कभी भी युद्ध करता है तो हमारी जो सेना है वो एक कदम तब आगे बढ़ाती है जब राष्ट्रपति का आदेश होता है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के आदेश के बिना हमारी सेना कार्य नहीं करेगी। तीनों सेना का प्रधान सेनापति जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। दूसरा बिंदु क्या है? विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति जो है वो विदेश में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व का मतलब दर्शाता है। अब अगर मैं किसी सम्मेलन में जाऊं तो मैं किसको दर्शाऊंगी? श्री राम को, वाईफाई श्री राम, या कह सकते हो श्री राम कोचिंग को। मैं किसका प्रतिनिधित्व करूंगी? श्री राम कोचिंग का प्रतिनिधित्व करूंगी। तीसरा अपन इसमें बात करते हैं, तो आप देखो विदेशी राजदूत जिसे आप एम्बेसडर कहते हो, ठीक है। इसे हाई कमीशन भी कहा जाता है, हाई कमीशन भी कहते हैं और आपके एम्बेसडर भी कहते हैं, विदेशी राजदूत। इन विदेशी राजदूत मतलब आपके अगर भारत से कोई किसी अन्य, आप भारत से अगर कोई विदेशी राजदूत नियुक्त हो रहा है तो उसे नियुक्त कौन करेगा? विदेशी राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। चौथा पॉइंट, कोई विदेशी राजदूत अगर देश में आता है, हमारे यहां काम कर रहा है, हमारे यहां एम्बेसी मतलब अपने एम्बेसी में भारत आकर काम कर रहा है, तो वह अपना जो परिचय पत्र है वह किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा कि भाई मैं इस एम्बेसी में, या मैं ब्रिटेन से हूं, ब्रिटेन की एम्बेसी में काम करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, ये मेरा परिचय पत्र है। तो वो परिचय पत्र जो है वो किसको दिया जाएगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अगला पॉइंट समझो, देश कोई भी संधि व समझौता करेगा, अगर कोई भी संधि करता है, कोई भी समझौता करता है, तो वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना,
अगर कोई भी संधि हो, कोई भी समझौता हो, तो उस जो पेपर उस पर बनते हैं, जो पेपर होंगे, उन पेपर पे हस्ताक्षर और सिग्नेचर और नाम किसका होगा? भारत के राष्ट्रपति का। चाहे संधि और समझौते करने में योगदान या संधि और समझौता चाहे किया मोदी साहब ने हो, मोदी साहब का मतलब प्रधानमंत्री ने किया हो, ठीक है, प्रधानमंत्री ने किया हो, संधि प्रधानमंत्री ने करवाई, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री ने तैयार किए, पर नाम राष्ट्रपति का होगा, हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा, नाम राष्ट्रपति का होगा, हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होगा, ये ध्यान रखना। ये आपकी कुछ अन्य शक्तियां, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति, विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, विदेश में राजदूतों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं, और अगर देश कोई भी संधि व समझौते कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अन्य शक्तियां हुई। अब अगर मैं ये कह सकती हूँ कि राष्ट्रपति की जो मैंने आपकी शक्तियों की बात थी, वो आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर बाकी अपनी लगभग जो सारी शक्तियां हैं वो कंप्लीट है। हम आपातकालीन शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। आपको एक सूचना और दे दूं, आज शाम की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी मैं आपातकालीन शक्तियां ही डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज अपना राष्ट्रपति चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम सब लोग जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए मिलेंगे। अभी हम जाना नहीं है, कहीं मैं जा भी नहीं रही हूँ, मैं आपातकालीन शक्तियां शुरू करूंगी। अपन राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे, बाद में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल शाम को पढ़ेंगे। आज 6 बजे वाली क्लास में जो है वो क्लास ही होगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और कल हम लोग जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए मिलेंगे। कल अपना उपराष्ट्रपति चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, निश्चिंत रहो। परसों अपन प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, तो एक सीक्वेंस जो है वो आपका कंटिन्यू बना रहेगा स्टडी के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, 2 या 3 दिन में अपन हिस्ट्री को भी टच करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, आपातकालीन शक्तियां शुरू करती हूं मैं आपको। आपातकालीन शक्तियां, एक बात ध्यान रखो, अगर डाउट रहे, कोई प्रॉब्लम रहे तो प्लीज नोटबुक में नोट कर लेना, मुझसे बाद में पूछना। आपातकालीन शक्तियां, अगर आपने मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसका बेनिफिट आपको कैसे होगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 ही चीजें, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूं कि आपको डाउट ही नहीं है, ठीक है, या फिर आप पढ़ अच्छे से नहीं रहे हो तभी डाउट नहीं है, या आपको सब कुछ आता है तो डाउट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं मानती हूं कि डाउट आने चाहिए बच्चों के, जितने आपके डाउट होंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ाने के लिए और मोटिवेट होंगी, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, अब समझो, आपातकालीन शक्तियां जो है वो आपको कहां मिलेंगी, ध्यान रखना है। भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर आपको 360 तक कौन मिलेगा, आपातकालीन शक्तियां मिलेंगी, या आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान मिलेंगे, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां कहां से हमने कह सकते हैं, आपातकालीन शक्तियों का आइडिया हमने कहां से लिया, जर्मनी से लिया है। आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की वर्णित की गई हैं, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी अपन आज चर्चा करेंगे। अभी अनुच्छेद आपका कौन सा काम में आता है, 352। दूसरी है आपकी राष्ट्रपति शासन, मुझे पता है ये बहुत से बच्चों को आता होगा, पर ये ध्यान रखो, मैं हर क्लास में कहती हूँ, मेरे लिए वो बच्चा भी इंपॉर्टेंट है जिसको कुछ नहीं आता, जो पॉलिटी पहली बार ही पढ़ रहा है। काफी बच्चों ने कमेंट किए हैं, बताया है कि मैम हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आप हायर लेवल पे नहीं चल रहे हो। आप ये नहीं देखते हो कि बच्चा जो है वो उसको आता होगा, इतना तो पता होगा। और इससे ये भी होता है कि जिस बच्चे को आ रहा है वो सोचता है मैडम क्या पढ़ा रहे हो, उसे आगे पढ़ाओ ना, कुछ अच्छा दो ना, ये तो हमें पता है। तो थोड़ा सा जो बच्चे जिन्हें आता है, जिन्हें नॉलेज है, जो पढ़ चुके हैं, उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ता है, और जो बेसिक वाला बच्चा है उसको भी मुझे आपके लेवल पर लेकर आना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन 356 में। तीसरा वित्तीय आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल जो आपको मिलेगा अनुच्छेद 360 में। ये 3 प्रकार के आपातकाल है। अब इन्हें ध्यान क्या रखना है,
आपातकालीन शक्तियां, बोलो साथ में बोलो, आपातकालीन शक्तियां भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360 कहां से लिया? जर्मनी से। कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ जाता है, मैडम हमने तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से पढ़ा है, तो वित्तीय आपातकाल के जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका से लिए हैं, परंतु देश में आपातकाल अगर मतलब अगर स्थिति विशेष स्थितियां बन जाए तो आपातकाल लगाया जाएगा। एक आपातकाल का आइडिया हमें कहां से आया है? जर्मनी से आया है। कितने प्रकार के आपातकाल की हमारे भारत में प्रावधान है, कितने प्रकार के हम लगा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको इसी के साथ और समझा दूं जो फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड में, पटवार में, कांस्टेबल में, सब में काम में आने वाली चीज है, और वो क्या है? अब इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले, चलो आपको इसको थोड़ा सा मैं बताती हूं। एक होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक। संघात्मक, एकात्मक, दो का नाम सुनते हैं, संघात्मक भी है, एकात्मक भी। अब देखो संघात्मक का और एकात्मक का मतलब क्या है? एकात्मक, एकात्मक में मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्तियां हो, एक ही व्यक्ति सारे काम करता हो, हाँ या ना? संघात्मक का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा होना, शक्ति विभाजन, शक्तियां अलग अलग जगह बट गई। भारत में एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। कुछ शक्तियां केवल और केवल केंद्र के पास है या नहीं है, कुछ कार्य केंद्र ही कर सकता है, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे यहां विभिन्न विभिन्न राज्यों को भी दे दी। अब बताओ, अगर केंद्र ही काम करे तो एकात्मक, और अगर केंद्र ने अपनी शक्तियां बांट दी तो वो क्या हो गई? संघात्मक। अब समझो, शक्ति बांटना संघात्मक, और शक्ति केवल अपने हाथ में रखना वो क्या है? एकात्मक। भारत में दोनों है, भारत में दोनों है। अब इसको समझो, इस पॉइंट को। हमारे यहां संघात्मक को एकात्मक में परिवर्तित कौन करता है? कौन आप परिवर्तित करता है? कौन परिवर्तित करता है? आपातकालीन शक्तियां। बिल्कुल, आपातकालीन शक्तियां जो है वो क्या करेगी? संघात्मक मतलब राज्यों की जो शक्तियां है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे कि आपके यहाँ जितने भी है कुछ विषयों में, जैसे राज्य सूची का विषय है या कुछ कार्य राज्य खुद अपने लेवल पे करता है, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे ही इनमें से कोई भी आपातकाल लगा, कोई भी लगो, अगर कोई भी आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी, राज्य के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। ठीक है, और पूर्ण रूप में एकात्मक शासन प्रणाली बनाता है कौन? आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल लगते ही हमारे भारत में पूर्ण रूप में एकात्मक जो शासन प्रणाली है वो शुरू हो जाती है। आया समझ में? ठीक है ना? इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखना है सब बच्चों को। आगे आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहले का अपन चर्चा करते हैं। इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन टच हो जाते हैं। यहां से दिख रहा होगा राष्ट्रीय आपातकाल, उल्लेख आपको मिलेगा 352 में, दिख रहा होगा यहां से तो आपको। दिखने में कोई दिक्कत नहीं, चलो। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के सबसे पहले बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं, और वो क्या है? कारण व घोषणा। मतलब मैं आपको उसको पॉइंट्स में समझाऊंगी, इस तरह मैं आपको समझाऊंगी तो आपके समझने में आसानी रहेगी, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है आपातकालीन शक्तियों को पढ़ाने का, इससे अच्छा तरीका नहीं है आपातकालीन शक्तियां। मैं कह रही हूं आपको अभी के अभी सभी समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएगा। ठीक है, कारण मतलब राष्ट्रीय आपातकाल को किन कारणों से घोषित कौन करता है, इसकी चर्चा करनी है। फिर अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अनुमोदन। मतलब क्या है? अनुमोदन का मतलब क्या कि उसे कितने समय में पारित करवाया जाए, उसकी चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करते हैं समय, कितने समय तक जारी रहेगा, उसकी बात करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं वापसी की।
घोषणा समाप्त कैसे होगी या वापस कैसे ली जाती है, ठीक है। और फिर अपन चर्चा करेंगे प्रभाव की, और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे प्रयोग की। प्रभाव मतलब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो क्या प्रभाव होगा। फिर अपन चर्चा करेंगे प्रयोग की कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो मतलब आज तक कितनी बार लगाया गया, इसका प्रयोग कितनी बार किया गया, ठीक है। अब देखो ये इसको समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, आपको सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में पूरा राष्ट्रीय आपातकाल एज इट इज कवर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। कारण व घोषणा में आपको सबसे पहले पढ़ना है कारण। अगर देश में बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई बाहर से आक्रमण कर दे, देश किसी युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है ना, युद्ध करे ऐसा नहीं है कभी भी कि भाई लड़ना है, ऐसा नहीं है, युद्ध में शामिल हो जाए, या आप कह सकते हो आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। अब देखो आंतरिक अशांति, ये तीन कारण है। अगर बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध में शामिल हो जाए देश, या आंतरिक अशांति की स्थिति भारत में पैदा हो जाए, इन तीनों कारण से राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। पॉइंट इतना क्लियर हुआ, आगे समझाऊंगी, निश्चिंत रहो, अभी निश्चिंत रहो, पूरा पॉइंट समझाऊंगी अच्छे से। तीनों के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा करेगा, कभी घोषणा हो जाती है। अब हुआ क्या इसमें समझो। आपका एक तीसरा आपातकाल लगा था आपके 1975 में, 1975 से लेकर 77 तक तीसरा आपातकाल लगा। तीसरे आपातकाल लगाने वाली जो थी वो आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहोगी। ये जो तीसरा आपातकाल था इसे किस आधार पर लगाया, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया। किस आधार पर लगाया, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया। दूसरी बड़ी बात, इसकी सूचना मतलब इस आपातकाल की सूचना किसे भी नहीं थी, प्रधानमंत्री को थी प्लस आपके राष्ट्रपति को थी, बस। अब यहां एक पॉइंट निकल कर आया जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या निकल कर आया, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पहला बिंदु इसमें चर्चा करने वाला क्या है, पहला पॉइंट इसने ये कहा कि सबसे पहले आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। मतलब आंतरिक अशांति ये शब्द स्पष्ट नहीं था, तभी तो लगा दिया। हालांकि कहा जाता है, जो लिखा है बुक्स में, कि ऐसी स्थिति नहीं थी कि इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करे, परंतु उन्होंने अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस तीसरे आपातकाल की जो है वो घोषणा की थी। और उसमें फिर ये बात सामने आई कि ये शब्द अस्पष्ट है, तो मोरारजी देसाई ने इस शब्द को स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत में अस्त्र शस्त्र के साथ में लड़ाई हो, अगर भारत में अस्त्र शस्त्र के साथ व्यक्ति अगर आपस में लड़े तो आप लगा सकते हो। दूसरा इसमें पॉइंट क्या जोड़ा कि यह आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही जारी होगा। समझो, मैंने आपको अभी बताया जो आपातकाल में गलती हुई, क्या इसकी सूचना केवल प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को ही थी, मतलब मिनिस्ट्री को बिल्कुल ही खबर नहीं थी इसकी। अब मिनिस्ट्री को खबर नहीं थी तो इस पॉइंट को जोड़ा। इस पॉइंट में जो विशेष बात है वो क्या है, मंत्रिमंडल, क्योंकि इससे पहले मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले कहीं भी संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग में लिया गया अनुच्छेद 352 में। कब से प्रयोग में, कब से लिखा गया, 1978 से, ठीक है ना, पॉइंट समझे। तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श, अब अगर मंत्रिमंडल लिखित में परामर्श देगा ना तभी राष्ट्रपति घोषणा करेगा, अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकता। अगला एक पॉइंट और समझो, तीसरा बिंदु इसका, क्या राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में एक साथ लगेगा या किसी राज्य में लग सकता है। मतलब मान लो कि केवल राजस्थान में ही आवश्यकता हो तो राजस्थान में लगा दे, ऐसा हो सकता है क्या। बिल्कुल 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि
देश में लगाओ, अगर देश की परिस्थिति है तो देश में लगाओ, राज्य की परिस्थिति है तो राज्य में लगाओ, और अगर किसी क्षेत्र विशेष में लगाने की आवश्यकता है ना, कुछ क्षेत्र विशेष में लगा ले, तो क्षेत्र विशेष में भी इसकी घोषणा या इसको लगाया जा सकता है। आया समझ में? समझ में क्या आया कि अगर पूरे देश में, समझ में आने वाली क्या बात है, पूरे देश में लगा सकते हो, किसी राज्य विशेष में लगा सकते हो, और क्षेत्र विशेष में भी आप इसको जारी कर सकते हो, लगा सकते हो। आया पॉइंट समझ में? तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में अगर अपन चर्चा करते हैं तो वो आपको इतना ही ध्यान रखना है, दूसरे बिंदु में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो, अगर युद्ध की कोई परिस्थिति नहीं हो, क्या तब भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है क्या? बिल्कुल जारी कर सकता है। समझो, राष्ट्रपति संदेह के आधार पर भी इसको जारी कर सकता है। इस आपातकाल के लिए जरूरी नहीं है आप युद्ध में शामिल हो उसके बाद लगाएं, ठीक है? सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो फिर लगाया जाए ना, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके देश के राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध होने की स्थिति है, आक्रमण होने की स्थिति है, या फिर विद्रोह होने वाला है, तो उसके होने से पहले भी, इसकी संभावनाएं पैदा होने पर भी इस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जा सकता है। आया पॉइंट समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो सीधा एग्जामिनर वो लिखेगा निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा पॉइंट या निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सी बिंदु है जो राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाती नहीं है या राष्ट्रीय आपातकाल के लिए गलत है। तो वहां वो जब इस पॉइंट को लिखता है ना कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो केवल तभी लगाया जा सकता है जब युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो, होने के पश्चात लगाया जाएगा, होने से पूर्व नहीं लगाया जा सकता। अगर ऐसा लिखा है तो वो पॉइंट गलत होगा, पहले भी लगाया जा सकता है। मैं इसलिए गौर कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट के ऊपर। आपको ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करनी है। तो ये सारे जो पॉइंट, ये जो सारे पहलू हैं वो किसके हैं? कारण व घोषणा के, ठीक है? कारण और घोषणा के ये पॉइंट देखने के बाद अपन आगे चलते हैं अनुमोदन पर। देखो, मैं आपको एक सिस्टम से समझा रही हूं। सिस्टम से समझाने का मतलब क्या है? यहाँ पे सिस्टम से समझाने का मतलब क्या है? कौन कह रहे? कैप्टन। देखो कैप्टन, कई बार अपन कहते हैं ना कि शुद्ध लिखो, नहीं लिखो। मुझे न तो तुम्हें हिंदी के लिए प्रैक्टिस करवानी है और न ही मुझे हिंदी में कोई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? बुरा मानने की कोई बात नहीं है इसमें। मुझे होता है, फॉर एग्जाम्पल बात बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ प्रॉपर, पर मुझे लगभग पॉलिटी को 7 साल 8 साल के आसपास होने को आए हैं, लगभग कह सकते हो। प्रॉपर मुझे पढ़ाते हुए काफी समय हो गया, हिंदी में टच कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझाना मेन मोटिव है। आपकी अगर मैं राइटिंग पर या वी कैन से मात्राओं पर फोकस करूंगी ना, तो मैं शायद आपके चैप्टर्स कवर नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है ना? मेरा राइटिंग पर फोकस कम होता है, मिस्टेक्स होती होंगी, उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ, ठीक है? हो सकता है कोई बाय मिस्टेक कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाए, कोई मात्राएं हो जाए, तो आप उसे समझ सकते हैं। मैं उच्चारण उसका सही कर देती हूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि शुद्ध लिखूं, बट अगर मेरा फोकस जो है वो आपको पूरा समझाने पर और याद करवाने पर रहता है, तो प्लीज आप भी उसी पे फोकस रहे, याद करें और समझें, ठीक है ना? लिखा हुआ किताबों में बहुत मिल जाएगा आपको, यहाँ केवल आप समझने के लिए हो। बाकी कप्तान सिंह आपने मुझे बताया, उसके लिए थैंक यू। आगे देखो, अनुमोदन की अगर अपन बात करते हैं, अनुमोदन का मतलब होता है पारित करना। अनुमोदन का मतलब क्या हुआ? पारित करना। अब यहाँ पारित करने की बात को अगर अपन डिस्कस करते हैं तो लोकसभा, अब होता क्या है समझो, जैसे ही युद्ध हुआ तो ये तो नहीं कि अपन लोकसभा से पूछेंगे, उस वक्त राज्यसभा से पूछेंगे, उस वक्त पूछना संभव नहीं होता। उस वक्त क्या होता है? पूछना संभव नहीं होता। अब उस वक्त पूछना संभव नहीं होता तो हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति सीधी घोषणा कर देता है, मतलब मंत्रिमंडल ने परामर्श दी, मंत्रियों ने परामर्श दी, राष्ट्रपति ने घोषणा करी, घोषणा होगी। अब घोषणा होने के बाद भी नहीं पूछे, ऐसा थोड़ी ना होता है। घोषणा होने के बाद में भी नहीं पूछे, ये तो जरूरी भी नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कि बाद में भी नहीं पूछे। मान लो एक एग्जांपल समझो,
कुछ घर में विशेष अचानक कुछ हुआ, आपने कोई काम कर दिया, ये थोड़ी ना काम कर दिया तो आपने बस कर ही दिया, उसकी सूचना चाहे मम्मी को, पिताजी को, रिश्तेदारों को देंगे, बाद में दे देंगे, क्या करेंगे, बाद में दे देंगे, सूचना तो मिलनी जरूरी है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदित, पारित, अनुमोदन और संसद में आप प्रस्ताव, मतलब संसद में राष्ट्रीय आपातकाल को रखते हैं, रखने के बाद अब देखो चीज गौर करना, रखेंगे कब, सत्र चलेगा, बिल्कुल जैसे आपातकाल की घोषणा होती है सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और एक साथ इकट्ठा होने के बाद में लोकसभा राज्यसभा में 1 महीने के भीतर 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं। पारित होते ही अनुमति मिल गई। अब इसमें समझो, अब ये एक सदन है जिसे तुम पढ़ते हो लोकसभा, क्या लोकसभा भंग हो सकता है, बताओ, क्या भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुझे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, हो सकता है कोई बीच में बफरिंग हो गई हो, चालू हो गया, ठीक है। देखो क्या लोकसभा भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। मान लो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई हो उस वक्त लोकसभा भंग हो, अब क्या करें, अब लोकसभा तो नहीं है, कोई बात नहीं है, संविधान में साफ लिखा है कि अगर लोकसभा भंग हो चुकी है, उस वक्त नहीं है, तो आप केवल राज्यसभा की अनुमति से भी आपातकाल को जारी रख सकते हो। इसीलिए तो बच्चों इस सदन को स्थायी सदन कहा गया, इस सदन को स्थायी ही रखा गया, क्योंकि हो सकता है जब देश को सदन की आवश्यकता हो उस वक्त सदन भंग हुआ हो, सदन मौजूद नहीं हो, ठीक है। मान लो लोकसभा भंग हो गई हो, कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव नहीं हो पाए हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें लोकसभा नहीं है, उस वक्त राज्यसभा की अनुमति से आप आपातकाल को जारी रख सकते हो। पॉइंट समझ में आया, डन। तब देखो इन दोनों पॉइंट्स को एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। आगे देखो कारण क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण से या युद्ध में शामिल होने से या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, 78 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को काम में लिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी। मंत्रिमंडल जो है उस शब्द का संविधान में सबसे पहले उल्लेख अनुच्छेद 352 में है और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में भी लगाया जा सकता है, राज्य में भी लगाया जा सकता है और किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा बिना युद्ध जारी या कह सकते हैं परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद करे, यह कोई आवश्यक नहीं है। परिस्थिति उत्पन्न होने की संदेह पर या परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले भी वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। अनुमोदन की बात कर लेते हैं। संसद में रखा जाएगा, ठीक है, संसद में रखा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में 30 दिन, 31वां महीना है, ध्यान रखो 1 महीने का मतलब 30 दिन ही होता है, ठीक है। संसद में 30 दिन होगा, तो लोकसभा राज्यसभा में 30 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। और अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा की अनुमति से भी उसको हम आगे जारी रख सकते हैं। अब देखो समय की अगर अपन बात करते हैं, समय की अगर हम बात करते हैं तो एक बार अगर पारित हो गया, एक बार पारित हो गया तो कब तक, 6 महीने।
6 महीने बाद आप उसे फिर पारित करवाओ, फिर पारित हो गया, फिर 6 महीने, फिर पारित हो गया, फिर 6 महीने। अब कहोगे मैडम कब तक? अनंत काल तक। मतलब इसका कोई समय सीमा नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल की भी कोई समय सीमा नहीं है, देखी जाए इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, बस एक कंडीशन है। एक बार पारित होने पर 6 महीने, फिर पारित होने पर 6 महीने, फिर पारित होने पर 6 महीने, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल, अगर पारित नहीं होता है ना, अगर पारित नहीं हो तो हट जाएगा, पारित नहीं हो तो खत्म। अब देखो आगे अपन बात करते हैं वापसी की। इसको वापस कैसे लिया जा सकता है, ये समाप्त कैसे होता है। अब देखो वापसी में अगर हम यूं कह सकते हैं कि तब समाप्त हो जाएगा संसद पारित न करे। अगर संसद पारित ही नहीं करती है तो समाप्त होगा ही होगा। दूसरी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श पर वापस ले सकता है या घोषणा समाप्त कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति खुद भी समाप्त कर दे घोषणा, या फिर लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा अगर संकल्प रखा जाए, उसे साधारण बहुमत द्वारा अगर पारित हो जाए, अगर आपके यहां आपातकाल को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव रखा गया और लोकसभा में साधारण बहुमत में पारित हो जाए, साधारण बहुमत में पारित हो जाए, तो साधारण बहुमत में पारित हो जाए तो भी उसे वापस लिया जा सकता है, आपातकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये इसकी समाप्ति और वापसी की बात हो गई। अब आगे अपन बात करते हैं प्रभाव की। मैं यहां लिख देती हूं प्रभाव। प्रभाव में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो प्रभाव जो है ना, फर्क क्या पड़ता है हमारे देश पर, वो जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा प्रभाव में आता है या प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम में आ जाता है। वहां आपको ये छांटना होता है कि कौन सा प्रभाव है और कौन सा प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन तुम लोग आपस में मत पूछो, मुझसे पूछ लेना, लास्ट में मैं सबके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। मेरा काम मुझे तो करने दो। आगे देखो, अनुमोदन में प्रभाव में क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि राज्य कार्यपालिका केंद्र कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाएगी। मतलब समझना क्या है आपको, राज्य की जो कार्यपालिका है वह केंद्र कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। जो राज्य है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है, शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा बिंदु, इसका अनुच्छेद ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद ध्यान रखना और इसका विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट का। आपके यहाँ 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। कुछ नया बच्चा होता है तो मैं यूं समझ लो, एक तरह से लिस्ट बनी हुई है, 3 तरह की लिस्ट होती है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, संघ और संवर्ती सूची पर तो केंद्र कानून बनाता है, पर जो राज्य सूची है, उस राज्य सूची पर, उस राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है। कौन कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है, ठीक है। अब राज्य कानून बनाता है तो उस परिस्थिति में राज्य ही बनाएगा। अब अनुच्छेद 250 क्या कहता है कि अगर आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा। राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा, ध्यान रखना। अगला पॉइंट इसी में समझना, ठीक है। जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, आपातकाल खत्म होने के बाद
वह कानून 6 माह तक रह सकता है। 6 महीने पश्चात वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य सूची पर बने जो कानून है, राज्य सूची पर कानून केंद्र बनाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, राज्य सूची पर जो कानून केंद्र बनाएगी वह कानून 6 महीने मतलब आपातकाल खत्म होने के बाद केवल 6 महीने तक, केवल 6 महीने तक जारी रह सकते हैं। आगे देखो तीसरा बिंदु, राज्य व केंद्र के, राज्य व केंद्र के जो भी वित्तीय उपबंध है, जो भी वित्तीय उपबंध है, यहां कंफ्यूज कर दिया, जो भी वित्तीय उपबंध है या जो भी वित्तीय प्रावधान है, राज्य व केंद्र के जो भी वित्तीय उपबंध या प्रावधान है वह पूरी तरह से केंद्र के या राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाते हैं। मतलब आपके यहाँ जैसे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा ना, तो राज्य कितना खर्च करेगी, कितना नहीं करेगी, कैसे खर्च करना है, ये सारा का सारा जो वित्तीय प्रावधान या जो वित्तीय व्यवस्था है वो सारी केंद्र के हाथ में आ जाती है। पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट समझो। ये प्रभाव के 3 पॉइंट हो गए, फिर एक बार बता देती हूँ, फिर अपन चौथे पे चलते हैं। राज्य कार्यपालिका केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा और आपातकाल समाप्त होने पर 6 महीने तक कानून रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 250 के आधार पर। तीसरा पॉइंट है, राज्य व केंद्र वित्तीय राज्य व केंद्र के जो वित्तीय प्रावधान या उपबंध है वह राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। अब देखो तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, प्रभाव में अगर अपन बात करते हैं, अगला जो प्रभाव है वो क्या है, आपके यहां मान लो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब देश युद्ध में व्यस्त है, तो क्या निर्वाचन करवाए, लोकसभा नहीं बनवाए? नहीं, लोकसभा को एक बार पारित होने पर 1 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मान लो फिर भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो फिर पारित कराओ, फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाओ। भी अगर चुनाव हो सकते हैं, समझो अगर चुनाव होने की स्थिति है तो चुनाव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर चुनाव होने की स्थिति में नहीं है तो उस वक्त लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों की अपन बात कर सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार पारित होने पर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। पुनः पारित करवाने पर पुनः 1 वर्ष पर बढ़ेगा, एक साल। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट इसमें इसी में ध्यान रखना, जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, समाप्त होते ही 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, समाप्त होते ही 6 महीने के अंदर चुनाव करवाकर लोकसभा का गठन करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट समझ में आ गया? अब समझो पांचवा पॉइंट क्या है आपका? पांचवा बिंदु क्या कहता है? अनुच्छेद 358। समझो, अब मैं आपको जो 2 अनुच्छेद बताऊंगी ना, वो दोनों मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, दोनों जो है वो मूल अधिकार से जुड़े हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध व बाह्य आक्रमण, इन 2 कंडीशन पर लगता है। मतलब इस अनुच्छेद के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध और बाह्य आक्रमण, 2 की बात की है मैंने, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर घोषणा होती है, अगर इन आधार पर घोषणा होगी तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, खुद ब खुद। अनुच्छेद 19 में क्या है? बच्चे कहते हैं मैडम देखो, बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, व्यवसाय करने की आजादी, स्वतंत्रताएं जो है आपकी, वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और अगर जैसे ही देश में किसी भी वक्त आपातकाल की घोषणा हुई, घोषणा होते ही, मतलब इसके लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा नहीं करनी पड़ेगी।
अलग से घोषणा ही नहीं करनी, जैसे ही घोषणा हुई ऑटोमेटिक अनुच्छेद 19 सबके गायब हो जाएंगे, सबके। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर घोषणा हुई, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषणा हुई, तो अनुच्छेद 19 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यथावत रहेगा। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? यहां फोकस इसी पर रखना है। युद्ध व बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में अगर घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 जो मूल अधिकार है वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आ गया? अब देखो, इसी का जो छठा पॉइंट है वो क्या है? अनुच्छेद 359 ये क्या कहता है वो समझो। अगर आपके यहां आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल की घोषणा होने के बाद में, आपातकाल की घोषणा होने के बाद, घोषणा होने के बाद अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश की व्यवस्थाओं को या देश में अनुशासन बनाने के लिए हमें मूल अधिकारों को निलंबित करना पड़ेगा, ठीक है, अगर राष्ट्रपति या कह सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लगता है, उस परिस्थिति में ध्यान रखना यहां घोषणा नहीं हुई है, यहां राष्ट्रपति ने मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाते हैं। मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए, मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए, मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाते हैं कि भाई देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है, सारे मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। अब ये बात लिख दी। अब हुआ क्या? 44वां संविधान संशोधन आया, जो कि कब हुआ है? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन ने कहा कि भाई कर लो, सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे, मान लो हो जाएंगे, परंतु 20 व 21 को छोड़कर, यह ध्यान रखना है, 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो निलंबित हो सकते हैं या कौन से हैं जो निलंबित नहीं हो सकते आपातकाल में। तो वहां आपको पता होना चाहिए 20 और 21 दोनों ही निलंबित नहीं हो सकते, चाहे आपातकाल लगा हो न लगा हो, यह जारी रहेंगे, ठीक है। और इन्हें जारी रखने की बात किसने कही है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ध्यान रखो, मैं जिस बात पर आप ज्यादा जोर देती हूं उसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, या बन चुका है या बच्चा उसको गलत करता है, ठीक है ना। संविधान जब बना उस वक्त छोड़ने की कोई बात नहीं थी कि 20 और 21 को छोड़ना है क्या। 20-21 को छोड़ने की बात ये हर बच्चे को पता है, पर ये बहुत कम बच्चों को पता होती है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा था कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये आपका जो प्रभाव है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहती हूं कि प्रभाव में आपने पढ़ा अनुच्छेद 358 और एक आपने पढ़ा अनुच्छेद 359, दो आर्टिकल्स पढ़े। देखो, इसको एक बार थोड़ा कंपैरिजन के वे में पढ़ लो, समझ में अच्छे से आएगा, याद बहुत अच्छा होगा। वापस ऑनलाइन आ गए। चलो, चलो देखो, समझो, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 दोनों के कंपैरिजन को करके अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। कंपेयर करके अगर पढ़ोगे
तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, वो बफरिंग हो गई थी, मैं समझ रही हूँ। अब देखो इसको समझो, तुम समझ लोगे कि बस एक लास्ट फेज है, फिर अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे मुझे पता है, जैसे संतोष है, गौरव है, शारदा है, काफी बच्चे जो है वो बहुत टाइम से, लगभग 1.5 घंटा होने को है, वो पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे लास्ट में भी धीरे जुड़े हैं। ठीक है, अभी लास्ट में जुड़े हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल संदीप क्लासेस को करेंगे, बट जैसे कि अभी आपकी केवल पॉलिटी की क्लास चल रही है तो वो 1.5 घंटा हो जाती है। जैसे आपकी अदर क्लासेस प्लान होंगी तब ये क्लासेस 1-1 घंटे की ड्यूरेशन की ही होंगी। ठीक है, देखो अनुच्छेद 358 और 359 क्या कहता है? ये कह रहा है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध, मतलब मूल अधिकारों की निलंबन की बात करता है। निलंबन की बात करता है कब? जब या तो बाह्य आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति हो। ये कहता है कि मूल अधिकार चाहे बाह्य आक्रमण हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आंतरिक अशांति हो, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, तीनों कंडीशन में मूल अधिकार निलंबित करता है। और ये केवल 2 ही कंडीशन में मूल अधिकार निलंबित करता है। दूसरी समझो, इसमें केवल अनुच्छेद 19 जो है वही निलंबित होता है, वो भी कैसे? स्वतः ही निलंबित। चलो ये समझ लो, केवल अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। इसमें सभी अधिकार निलंबित हो सकते हैं, सभी अधिकार, जिसमें 20 और 21 को छोड़ दो। 20-21 को छोड़कर यह तो सभी मूल अधिकारों को निलंबित करता है, परंतु यह केवल अनुच्छेद 19 को ही निलंबित, पर यह केवल अनुच्छेद 19 को ही निलंबित करता है। अनुच्छेद 19 को ही निलंबित करता है। देखो तीसरा पॉइंट जो है इसका, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या टच करेगा कि स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 खुद ब खुद ही निलंबित हो जाता है। अब देखो, पर इसमें क्या होगा? स्वतः निलंबित हो जाता है, पर इसमें क्या होगा? यहां मूल अधिकारों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करने पड़ेंगे। चौथा बिंदु, चौथा बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, चौथा बिंदु क्या ध्यान रखना है समझो। इस पॉइंट पे मैंने पहले चर्चा नहीं की, अभी बता रही हूं तुम्हें। अगर अनुच्छेद आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 19 निलंबित हो गया, उस वक्त जो बनाए गए नियम कायदे कानून है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखना, ये पॉइंट यहां आता है, यहां जो ये पॉइंट है वो फोकस करता है। अब देखो, अब इसमें चौथा पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है? न्यायालय, इसको समझो, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। समझना पॉइंट क्या है। अगर अनुच्छेद 19 निलंबित हुआ तो निलंबित होने पर कोई कानून बन गया तो उस कानून को लेकर जैसे आपातकाल खत्म होता है, आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते उस कानून को। ठीक है, ऐसा क्यों किया? परंतु अगर इस आधार पर देखा जाए, इस आधार पर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाए, सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाए और सभी मूल अधिकार निलंबित होने के बाद में अगर आप चाहे तो न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अगर निलंबित होने के बाद अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। पॉइंट नोट हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आगे, बस इसका लास्ट पोर्शन पे है अपन। वो क्या है इसका? प्रयोग। जैसे कि तुमने वहां देखा प्रयोग, प्रयोग आज तक इसका कितनी बार हो चुका है? 3 बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। प्रयोग में ध्यान क्या रखना है? 26 अक्टूबर 1962 से लेकर आपका रहा ये 1968 तक, 62 से 68। चलो कंडीशन बताओ। चीन आक्रमण, परिस्थितियां क्या थी? चीन का आक्रमण।
अब देखो, जब पहला आपातकाल लगा उस वक्त देश का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा आपातकाल देखो, 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971 से 77। कारण क्या था? पाक आक्रमण। कारण क्या था? पाक आक्रमण। राष्ट्रपति बताओ। अरे पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री आप सबको पता ही है कौन थी? इंदिरा गांधी। तीसरा बिंदु जो है उसको आपको क्या ध्यान रखना है? तीसरा वाला, 3 जून 1975 से 1977। कारण क्या था? आंतरिक अशांति। कारण क्या था? आंतरिक अशांति। चलो बताओ, राष्ट्रपति कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री वही आपकी इंदिरा गांधी। तो देखो, इतने दिन मैं इतनी देर लिखने में व्यस्त थी। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 68 तक चीन आक्रमण हुआ। ठीक है, उस चीन आक्रमण में राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पल्लव चीन के साथ थे, ये याद रखो। ठीक है, नेहरू चीन के साथ थे, ये मान लो। वीवी गिरी पाकिस्तान के साथ थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी पाकिस्तान युद्ध में थी। फखरुद्दीन अली अहमद आंतरिक अशांति, और इंदिरा गांधी भी किसके साथ थी? आंतरिक अशांति के साथ में। ठीक है, अब देखो, यह आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो सबसे पहला फ्रेज था, या सबसे पहला जो आपके आपातकालीन जो शक्तियां थी उसका जो सबसे पहला पार्ट राष्ट्रीय आपातकाल है वो कंप्लीट है अपना।